today we'll start and we'll try to finish fresh chapter, जैसा हम लोगों ने पहले ही डिसाइड करा था कि आज के दिन हम एक लंबा लेक्चर लेने वाले हैं और इस दिन we'll finish redox reaction. I will start this chapter, I will cover all the concept of this chapter and I will try to finish this chapter. अब देखते हैं कि फिनिश कर पाते हैं या नहीं. तो देखिए, this particular chapter it's a fundamental chapter. यह कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिस पर से IIT JEE में या AIEEE में डायरेक्टली ढेर सारे प्रॉब्लम्स आते हों, बट इट्स अ फंडामेंटल चैप्टर. हमें 12th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ना होता है. 12th स्टैंडर्ड में हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी होती है. जनरली प्रॉब्लम तो उस चैप्टर पर से आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेडॉक्स टाइट्रेशन पर, मगर उन चैप्टर को पढ़ने से पहले जो उसके बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, वह हम 11th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं. As you might be aware of कि this chapter is included in inorganic chemistry. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के रूप में इसे ट्रीट कर रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में. पार्ट 2 में यह पहला चैप्टर है और प्रोबेबली दिस इज इंक्लूडेड इन योर कमिंग एग्जामिनेशन. जो अभी आप एग्जामिनेशन फेस कर रहे हो उसमें इंक्लूडेड है. इसीलिए मैं इस चैप्टर को इस समय पर करा रहा हूं, सो दैट you should be able to answer any question that is asked in your examination. ठीक है ना. देखिए, we have got various types of chemical reaction और उन्हीं में से एक है यह redox reaction. It's a very peculiar type of reaction and it have got lot of concept जिन्हें हमें समझना है, क्लियर करना है. देखिए, मैं एक फिनोमेना पहले बताता हूं. दिस इज एन एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट इट्स अ सॉल्ट एंड इट्स जनरली ब्लू इन कलर. कॉपर सल्फेट के यदि आप क्रिस्टल्स लेंगे, सॉलिड क्रिस्टल्स लेंगे, तो वह हाइड्रेटेड क्रिस्टल होता है. कॉपर सल्फेट हमेशा इस तरह से एग्जिस्ट करता है, CuSO4.5H2O. एक कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड रहते हैं. वी कॉल इट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट एंड इट्स ब्लू इन कलर. यह जो सॉल्ट होता है ब्लू कलर का होता है. इस ब्लू कलर के सॉल्ट को पानी में मिला दिया गया और इसका एक एक्वस सॉल्यूशन बना दिया गया. दिस एक्वस सॉल्यूशन वुड बी ऑल्सो ब्लू कलर्ड. यह ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होता है. नाउ इफ दिस ब्लू कलर्ड solution of copper sulfate, if it is dipped with zinc rod, यदि इसके अंदर जिंक रॉड डिप कर दी जाए, immediately spontaneously what we will observe is the disappearance of blue coloration of the solution. सॉल्यूशन से हम ब्लू कलरेशन को डिसअपियर होता हुआ देखेंगे एंड along with that we will observe deposition of red colored metallic copper over the zinc rod. जिंक रॉड के ऊपर हम रेड कलर्ड मेटालिक कॉपर डिपॉजिट होता हुआ देखेंगे. दिस इज द फिनोमेना दैट विल ऑलवेज ऑब्जर्व स्पॉन्टेनियसली एंड इमीडिएटली. यह फिनोमेना स्पॉन्टेनियसली दिखेगा और इमीडिएटली दिखेगा. हम कहते हैं
blue colored solution of copper sulfate dipped with zinc rod. And what we will observe is disappearance of blue coloration and red colored metallic copper over zinc rod. Now let's try to understand this phenomena कि आखिर इधर हो क्या रहा होगा. What the exact chemical reaction occurring is. हम कहते हैं डेफिनेटली इधर जो हो रहा होगा, यह जो कॉपर सल्फेट है जिसकी वजह से यह सॉल्यूशन ब्लू है, इसमें जैसे ही हमने जिंक रॉड डाली वहां पर रेड कलर्ड मेटालिक कॉपर जिंक रॉड के ऊपर दिखने लगा. मतलब कॉपर, मेटालिक कॉपर अलग हो गया होगा और वहां पर जिंक सल्फेट बन गया होगा. डेफिनेटली वहां पर कुछ इस तरह की रिएक्शन हो रही होगी. पहले कॉपर सल्फेट रहा होगा, यह कॉपर सल्फेट जिंक से रिएक्ट करा, वहां जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर. कॉपर सल्फेट, इसमें कॉपर आयन होते हैं और सल्फेट आयन होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर आयन और जिंक आयन डिसोसिएट होकर बिल्कुल अलग हो जाते हैं और यह बिल्कुल इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली रैंडम मोशन करते हैं. यह मेटालिक जिंक से रिएक्ट कर रहे हैं और वहां जिंक सल्फेट बन रहा है. जिंक सल्फेट में भी जिंक आयन होते हैं, Zn2 पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन. और जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है, पानी के अंदर जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें यह जिंक सल्फेट भी पूरी तरह से डिसोसिएट होकर जिंक आयन अलग हो जाता है, सल्फेट आयन अलग हो जाता है और दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंटली रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहे होते हैं. दिस इज द रिएक्शन दैट इज ऑकरिंग देयर. वहां पर यह रिएक्शन हो रही हो. अब इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखें. कॉपर आयन, सल्फेट आयन कंबाइनिंग विथ जिंक to give you zinc ion, sulfate ion and copper ion. जिंक में हम एक चेंज होता हुआ देख रहे हैं. जिंक पहले एटॉमिक स्टेट में था और यह आयोनिक स्टेट में जा रहा है. इसमें एक केमिकल रिएक्शन डेफिनेटली हो रही है. कॉपर आयन में भी हम एक केमिकल चेंज होता हुआ देख रहे हैं. कॉपर आयन इनिशियली जब हमने लिया था तो वह आयोनिक स्टेट में था और यह एटॉमिक स्टेट में जा रहा है. इधर भी हमें एक केमिकल चेंज होता हुआ दिख रहा है. बट ऑब्जर्व द सल्फेट आयन. हम कहते हैं सल्फेट आयन जैसा रिएक्टेंट साइड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही सल्फेट आयन हमें प्रोडक्ट साइड दिखाई दे रहा है. सल्फेट आयन के इस स्टेट में, इस अपीयरेंस में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है. इसका मतलब सल्फेट आयन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा. देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट और नो पार्टिसिपेशन ऑफ सल्फेट आयन इन दिस रिएक्शन. तो सल्फेट आयन को हम दोनों तरफ से काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं. बेसिकली वहां पर जो रिएक्शन हो रही है, बेसिकली वहां पर जो रिएक्शन हो रही है, दिस इज द बेसिक स्केलेटन रिएक्शन दैट इज ऑकरिंग. कॉपर आयन combining with zinc atom to give you zinc ion and copper atom. This is the basic skeleton reaction that is occurring
दिया। अब हम कहते हैं यह जो रिएक्शन वहां पर हो रही है इसे भी हम दो स्टेप में होता हुआ सोच सकते हैं। दो स्टेप में इस फिनोमेना को होते हुए सोच सकते हैं। पहले स्टेप में यह जो जिंक है, दिस जिंक एटम, यह दो इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहा है और जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इन द फर्स्ट स्टेप, जिंक एटम is eliminating two electron, it's rejecting two electron and giving you zinc ion. While in second step, this copper ion is combining with two electrons released by the zinc atom. यह जिंक एटम के द्वारा बाहर निकाले गए, रिजेक्ट करे गए जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, वह इन कॉपर आयन ने एक्सेप्ट कर लिया और वह मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट हो गया। और इस तरह से वहां पर ओवरऑल यह रिएक्शन होने लगी, जिंक combining with copper ion to give you zinc ion and metallic copper. We may always visualize this phenomena in this manner. And we conclude that there is an exchange of electron during this reaction. इस reaction के दौरान इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। Zinc is rejecting the two electrons, zinc दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है and copper ion is accepting those electrons. Now such a reaction we call it a redox reaction. First of all, let me introduce a term called reduction. We used to say addition of electron or the gain of electron is termed as reduction. कोई सा भी स्पेसिस यदि इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, then that is termed as reduction. This is gain of electron or electronation is termed as reduction. Then let me define the term oxidation. Removal of electron or the loss of electron is termed as oxidation. यदि कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है और डी इलेक्ट्रोनेशन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। हम कहते हैं जिंक दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है और जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। हम कहते हैं जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, while copper ion is gaining the electrons, there is addition of electron in copper ion. This is termed as reduction. We used to say in this reaction there is simultaneous oxidation and reduction taking place. कहीं पर भी जहां रिडक्शन होता है वहां पर ऑक्सीडेशन भी हमेशा एसोसिएटेड रहता है, या फिर कहीं पर भी यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां रिडक्शन जरूर हो रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन मतलब कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। यदि कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वहां कोई दूसरा स्पेसिस अवश्य होगा
जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करेगा। तो एक स्पेसिस यदि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सामने कोई दूसरा स्पेसिस अवश्य रिड्यूस हो रहा होगा। तो जहां कहीं ऑक्सीडेशन होता है वहां रिडक्शन भी होता है, और जहां रिडक्शन होता है वहां ऑक्सीडेशन भी होता है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑलवेज ऑकर साइमल्टेनियसली पैरेलली। किसी भी एक रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही एक साथ हमेशा होंगे, एंड सच रिएक्शन वी कॉल इट रेडॉक्स रिएक्शन। इस रेडॉक्स रिएक्शन में दिस RED, this red term, it's derived from this reduction, and this OX term, it's derived from this oxidation. We used to say redox reaction means simultaneous reduction and oxidation. रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इसी कैटेगरी की, इसी तरह की रिएक्शंस को हमें बड़ा डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले हमें रिडक्शन के कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि यह रिडक्शन होता क्या है। फिर उसके बाद में हमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कंसेप्ट को समझने के बाद में अब इधर हम एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, और वी ऑल्सो कॉल इट रिडक्टेंट। देखिए, any species which itself get oxidized is termed as reducing agent। कोई सा भी ऐसा स्पेशिस जो स्वयं ऑक्सीडाइज हो रहा है वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। जरा एक बात सोचिए, एजेंट फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंट, who do you call a travel agent? हम उससे ट्रैवल एजेंट कहते हैं जो आपकी ट्रैवल्स को अरेंज करता है। ट्रैवल एजेंट उसे नहीं कहा जाता है जो स्वयं ट्रैवल करता है। ट्रैवल एजेंट आप उसे कहते हो जो आपकी ट्रैवल्स को अरेंज करता है, टू मैनेज दैट थिंग फॉर यू। रिड्यूसिंग एजेंट हम उसे नहीं कहते हैं जो स्वयं रिड्यूस होता है। रिड्यूसिंग एजेंट हम उसे कहेंगे जो सामने किसी और को रिड्यूस करेगा। और कोई स्पेशिस सामने किसी और को रिड्यूस कैसे करेगा? जब वह स्वयं ऑक्सीडाइज होएगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उसको किसी और को रिड्यूस करना है। किसी और को रिड्यूस करना है मतलब किसी और को उसको इलेक्ट्रॉन देना है, और वह किसी और को इलेक्ट्रॉन तब देगा जब वो स्वयं अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। और जब वह अपना स्वयं का इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा मतलब वह स्वयं ऑक्सीडाइज होगा। एनी स्पेशिस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड, स्पेशिस दैट itself is oxidized and reduce another species would be termed as reducing agent or a reductant। reducing agent हम उसे कहते हैं जो स्वयं ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को, सामने वाले को रिड्यूस करता है। इसी तरह से इधर हम दूसरा टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट।
again, oxidizing agent is that species which oxidizes another species. हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहेंगे जो किसी दूसरे स्पेशीज को, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता। अब सामने वाले को किसी दूसरे स्पेशीज को कोई कैसे ऑक्सीडाइज करेगा? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना है मतलब उससे उसका इलेक्ट्रॉन लेना है। जब आप सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो उसको ऑक्सीडाइज करोगे। हम कहते हैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के लिए, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको स्वयं को इलेक्ट्रॉन लेना होगा, मतलब आपको स्वयं को रिड्यूस होना होगा। तो जो स्पेशीज स्वयं रिड्यूस हो और स्वयं रिड्यूस होकर किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Species that itself is reduced and oxidize another species. Such an species is termed as oxidizing agent. For example, if I discuss the same same concept in this reaction, copper sulfate plus zinc giving you zinc sulfate and copper. हम कहते हैं इसमें कॉपर सल्फेट का कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है, कॉपर सल्फेट का कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है। यदि वह स्वयं रिड्यूस हो रहा है, इसी तरह से वह जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज होने पर मजबूर कर रहा। कॉपर आयन इज ऑक्सीडाइजिंग जिंक एटम, दैट्स व्हाई दिस कॉपर आयन वुड बी कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम इस कॉपर आयन को कहेंगे दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Or copper sulfate is an oxidizing agent. While zinc atom स्वयं ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जब यह स्वयं ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सामने वाले कॉपर आयन को रिड्यूस कर रहा है। क्योंकि यह सामने वाले कॉपर आयन को रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इधर हम एक बात और नोट करवा देते हैं। ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन न तो कभी क्रिएट होते हैं और न ही कभी डिस्ट्रॉय होते हैं। दे आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड from one species to another species. किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं। एक स्पेशीज यदि इलेक्ट्रॉन देता है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन वह दे रहा है, दूसरा स्पेशीज उतने ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करता है। दैट्स व्हाई वी हैव रिडॉक्स रिएक्शन। इसीलिए हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होती है, क्योंकि कहीं यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साइमल्टेनियसली वहां ऑक्सीडेशन होना जरूरी हो जाता है। देखिए, सपोज वी हैव गॉट सच टाइप ऑफ reaction. P is any species, any element, any metal, any molecule. This P releases n electron. यह n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। देखिए, अब एक एक इलेक्ट्रॉन के पास एक एक नेगेटिव चार्ज होता है। P एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल स्पेशीज है।
जब इसने n इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया तो अब जो नया स्पेशीज बनेगा उसके पास n इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाने से इसके पास p प्लस n चार्ज आ जाएगा। n इलेक्ट्रॉन को बाहर करके हम कहते हैं कि वहां पर n इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और n इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाने से वहां पर प्लस n का चार्ज आ गया, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस इज टर्म्ड एज हाफ ऑक्सीडेशन। अब इधर Why are we calling it oxidation? हम ऑक्सीडेशन इसलिए कह रहे हैं because here we are observing loss of electron or the removal of electron, de-electronation. इसे हम de-electronation कहते हैं। De-electronation means loss of electron. Now, why this term half? A reaction is said to be half reaction if electron appear either on reactant side or product side. यदि यह कोई कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, फुल रिएक्शन नहीं है, हाफ रिएक्शन है, क्योंकि इस तरह की रिएक्शन प्रैक्टिकली कभी नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि P n इलेक्ट्रॉन निकाल के वहां पर P प्लस n बना रहा हो। ये तो हम सिर्फ कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं। यदि रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हो तो उस रिएक्शन को हाफ रिएक्शन कहते हैं। दिस इज हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसी तरह से कोई दूसरा स्पेशीज है Q प्लस M। Q प्लस M यह कोई दूसरा स्पेशीज है। Q plus M means it has got positive charge of M, means there are deficient M electron in this species. इस species में M electrons की deficiency है जिसकी वजह से इसके ऊपर M positive charge। Now this Q plus M may acquire M electron and it gives you Q. Now observe that here it's a gain of electron or the addition of electron. इस जगह पर इलेक्ट्रॉन Q प्लस M गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है। दिस टर्म्ड एज इलेक्ट्रोनेशन। वी कॉल इट हाफ रिडक्शन रिएक्शन। इसे हम हाफ रिडक्शन कहते हैं और वी कॉल इट इलेक्ट्रोनेशन। इसे हम इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं। नाउ as I told you, electrons are neither created nor destroyed. इलेक्ट्रॉन न तो क्रिएट होते हैं और न ही डिस्ट्रॉय होते हैं। दे आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्पेशीज टू अनदर स्पेशीज। ऑक्सीडेशन के दौरान जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, रिडक्शन के दौरान उतने ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस हाफ ऑक्सीडेशन में एक P जब ऑक्सीडाइज होता है तो N इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इस हाफ रिडक्शन में एक Q जब रिड्यूस होता है तो N इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, रिडक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन को कंजर्व करने के लिए और इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए वी मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन बाय M and another reaction by N, and then we add the two half reactions.
into n electrons got cancelled, and we are left with Np plus Nq plus M gives you Np plus N plus Nq. हमें इस तरह से यह रिएक्शन मिल गई. अब इस रिएक्शन में हम कहते हैं ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है. सच साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज टर्म्ड एज फुल रिडॉक्स रिएक्शन. फुल रिडॉक्स रिएक्शन. फुल रिएक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होते हैं. ना तो रिएक्टेंट साइड कोई इलेक्ट्रॉन अपीयर्ड है और ना ही प्रोडक्ट साइड कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं. ऐसी कंडीशन में यह जो रिएक्शन कहलाती है यह फुल रिएक्शन कहलाती है. इट्स रिडॉक्स रिएक्शन. अब इसमें हम कहते हैं दिस P it itself is oxidized. यह itself ऑक्सीडाइज है. ये स्वयं ऑक्सीडाइज हो रहा. That's why it's called रिड्यूसिंग एजेंट. ये स्वयं ऑक्सीडाइज हो रहा है. itself is oxidized, hence reducing Q. इधर पहले लिखता हूं hence reducing Q, hence reducing Q plus M. और इसीलिए हम इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. इसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. जबकि Q प्लस M की यदि हम बात करें, इट इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड, यह स्वयं रिड्यूस हो रहा है. hence oxidizing E, और इसीलिए हम इसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसीलिए यह कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इन्हीं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है. देखिए अभी जो हमने करा है इट्स कॉल्ड बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन. यह हमने रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करा है और खासकर हमें 11th स्टैंडर्ड में इन रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका ही सीखना है. अभी जो मैंने रिडॉक्स रिएक्शन बताई थी कॉपर और जिंक वाली रिडॉक्स रिएक्शन और पी और क्यू वाली रिडॉक्स रिएक्शन, ये तो फिर भी काफी सिंपल थी. विल कम अक्रॉस वेरियस कॉम्प्लिकेटेड रिडॉक्स रिएक्शन. में ढेर सारी तरह तरह की कॉम्प्लिकेटेड रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगी और उन्हें हमें बैलेंस करना होगा. देखकर हिट एंड ट्रायल मेथड से इन रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना काफी मुश्किल हो जाता है. वी नीड टू लर्न, वी नीड टू डिवाइस अ सिस्टमैटिक मेथड, और उस सिस्टमैटिक मेथड से हम किसी भी तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सके. वी हैव गॉट 3 मेथड्स फॉर बैलेंसिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन. हमें एक एक करके वह